बच्चों, आकाश इंस्टीट्यूट नीट को क्रैक करने के लिए बहुत तरीके के टिप्स और गाइडलाइन आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब चैनल के थ्रू। हमने कई तरह की एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करी हैं और आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज हम करते रहेंगे। बच्चों, इस सीक्वेंस में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए गेम चेंजर सीरीज। नीट के लिए एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं, वो काफी रिलेवेंट लग रहे हैं कि आने वाले नीट एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे या उन्हीं को मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी सीक्वेंस में बच्चों, मैं प्रमोद कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश कोटा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं गेम चेंजर सीरीज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, ये यहां पर दो लिस्ट दी गई हैं, मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चों। ये रिएक्शंस और यहां उनके नाम दिए गए हैं, हमें करेक्ट मैचिंग करवानी है। तो पहली रिएक्शन जब देख रहे हैं आप, मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो इसको क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, डिस्प्लेस। अगर आपको पहली रिएक्शन से आइडिया नहीं मिल रहा तो जरा दूसरे को देख लीजिए। सोडियम हाइड्राइड है, हीटिंग करके डिकम्पोज कर रहे हैं, सोडियम मेटल और हाइड्रोजन बन रहा है। तीसरे केस में देखें तो V2O5 कैल्शियम से रिएक्ट करके वेनेडियम मेटल डेवलप कर रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। अगर ये भी लॉजिक ना मिले तो बेटा ये लास्ट वाली रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, ये H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2, जो कि आपका क्या हुआ? रिडक्शन, और -1 से 0 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अब अगर हम डी कोड की बात करें तो डी कोड के साथ जो मैचिंग आ रही है वो आ रही है डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब अगर हम यहां से केयरफुली ऑप्शंस चेक करते हैं तो डी के साथ फर्स्ट मैचिंग एक ही ऑप्शन में आ रही है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन, और ये नीट में भी ऐसा होता है बच्चों कि इस नीट 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि एक ही ऑप्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो बाकी मैचिंग करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंगल ऑप्शन होता है। तो यहां पर इस हिसाब से ए सेकंड हुआ। ए मतलब आपका हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दूसरा है आपका बी थर्ड जो है वो आपका जा रहा है डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड है जो डिकम्पोज होकर एलिमेंट में बदल रहा है। और ये V2O5 का कैल्शियम के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है वेनेडियम के साथ और अब कैल्शियम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह से सी का फोर्थ होगा। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। सिंगल करेक्ट ऑप्शन के थ्रू आप ऑप्शन ले सकते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, डी ग्लूकोज पेंटाएसीटेट रिएक्ट्स विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। क्या ग्लूकोज पेंटाएसीटेट 2,4 DNP टेस्ट देता है? एक्चुअली ग्लूकोज ही नहीं देता तो पेंटाएसीटेट तो और ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली, तो ये तो गलत हो गया। स्टार्च ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2-3 एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। बिल्कुल सही है। स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर होता है और सल्फ्यूरिक एसिड से और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बच्चों, और ग्लूकोज बनता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट हुआ रॉन्ग और स्टेटमेंट सेकंड हुआ ट्रू। तो इस तरह की जो कोडिंग है वो थर्ड में आ रही। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से कौन रिएक्ट करेगा? तो बच्चों बात यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्ट है और जो भी इससे ज्यादा एसिडिक होगा वो इसका प्रोटोनेशन कर देगा, और प्रोटोनेशन करके क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चों एक वेरी वीक एसिड होता है और सेल्फ डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो जो भी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा वो इससे रिएक्ट करेगा। तो बच्चों इसके लिए दो केस है, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं मॉडरेट
स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर है? तो इस कैटेगरी में बच्चों एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग मॉडरेट एसिडिक में आते हैं। ये पिक्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, दिस इज द पिक्रिक एसिड। ये अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन बच्चों ये फिनोल है, और फिनोल जो है वो वीक एसिड में कैटेगराइज किए जाते हैं, यानी कि ये कार्बोनिक एसिड से भी वीक एसिड है, और जो कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर 3 एसिड हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएंगे, ए, सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी को बेस बना के। द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बच्चों आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली एटॉमिक साइज रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, और टॉप टू डाउन जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर हम बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करें तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहां ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, इस तरह से। तो इस ऑर्डर को फॉलो करें तो बेरिलियम से बड़ा साइज होना चाहिए मैग्नीशियम का, और यहां क्या दे रखा है कि मैग्नीशियम का साइज तो छोटा है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑर्डर, बाकी सारे करेक्ट ऑर्डर हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आर। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होती है? तो बच्चों जिस मॉलिक्यूल में VSEPRT के अकॉर्डिंग, VSEPRT के अकॉर्डिंग जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 5 A एटम्स और एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, वो स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाता है। तो इस हिसाब से हमें लोन पेयर निकालना पड़ेगा। तो ब्रोमीन की अगर हम बात करें, ब्रोमीन पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें से 5 बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन, और एक लोन पेयर बचेगा, राइट। और जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो जिनोन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 ऑक्सीजन, 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, है ना, और 4 आपके क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे। तो फिर क्या बचा? एक लोन पेयर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे 5 सराउंडिंग एटम है और एक लोन पेयर भी है, इस पे भी 5 सराउंडिंग एटम है और एक लोन पेयर भी है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो गया BrF5XeOF4। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, फ्लोरीन 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 और ये लोन पेयर। इसी तरह से जिनोन ऑक्सी की भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की और एक लोन पेयर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Ice and water are placed in closed container at pressure of 1 atmosphere and temperature 273.15 Kelvin. If pressure of the system is increased 2 times, keeping temperature constant, then identify. ये बच्चों इक्विलिब्रियम का केस है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन लेस वॉल्यूम की ओर शिफ्ट हो जाती है। अब ट्विस्ट यहां देखिए कि जो आइस होता है उसका होता है हाई वॉल्यूम, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसकी वजह से इसका वॉल्यूम एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। और वाटर जो कि लिक्विड है ना, इसका होता है लो वॉल्यूम। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने इस इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर कांस्टेंट है 273.15 केल्विन, प्रेशर बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन सिस्टम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेस वॉल्यूम, लो वॉल्यूम की ओर शिफ्ट होना चाहिए। तो लो वॉल्यूम कौन है? वाटर। तो जैसे यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 कर देंगे, सॉलिड फेज आइस विल डिसअपियर कंप्लीटली, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएगी लेस वॉल्यूम वाले वाटर लिक्विड फेज की तरफ। नंबर 7, इन a multi-electron atom, which of the following
orbital described by 3 quantum numbers will have the same energy in absence of electric and magnetic. जिमान और स्टार्क इफेक्ट की एब्सेंस में किन ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट है? एनर्जी क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें बच्चों तो यहां पर 1 है, ये L वैल्यू है, ये N वैल्यू है, 1 + 0 1 हुआ, 2 + 0 2 हुआ, 2 + 1 3 हुआ, 3 + 2 5 हुआ, 3 + 2 5 हुआ। तो इन दोनों में N और L वैल्यू सेम आ रही है, 3 + 2 दोनों में केस 5 आ रहा है और हमें चाहिए सेम एनर्जी। तो क्योंकि जिनका N + L वैल्यू सेम आएगा एनर्जी भी सेम होगा, तो इस हिसाब से D और E आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8, which of the following oxidation reaction are carried out by both K2Cr2O7 and KMnO4 in acidic medium? ये बच्चों D&F ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन है जहां पर K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शंस गिवन हैं। यहां मीडियम लिया गया एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में आयोडीन आयोडाइड में ऑक्सीडाइज होता है और सल्फाइड सल्फर में और फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन ये जो दोनों रिएक्शन यहां दिख रही हैं ये न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में होती है। ये तो अल्कलाइन में होती है, न्यूट्रल में भी हो सकती है। तो बच्चों ये दोनों अलग मीडियम में चले गए, अल्कलाइन या न्यूट्रल, लेकिन ये तीनों एसिडिक मीडियम में जाएंगी। यानी कि एसिडिक मीडियम में ये दोनों ऑक्सीडेंट इनको इन स्पीसीज में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ए बी सी करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर 9, The correct order of stability of following carbocations is? ये कार्बोकेटाइंस है बच्चों, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहला फैक्टर हमें देखना पड़ेगा जो पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी जिसके अंदर हो, उसके बाद हमें देखना है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, और फिर उसके बाद आपको देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सीक्वेंस है, इसी ऑर्डर में मोस्ट ऑफ कैटायंस आपके स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं। तो अगर हम सी की बात करें तो इंक्लूडिंग पॉजिटिव चार्ज जो कि कॉन्जुगेशन में है, और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो रहा है और ये एरोमेटिक है, जिसको साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन बोलते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में से ये आता है, ये आयन है एक्चुअली किसी कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्वासी एरोमेटिक केस में आता है। तो ये एरोमेटिक है इसलिए मोस्ट स्टेबल है। बाकी अब बचे फेनाइल, फेनाइल माने C6H5, तो ये भी फेनाइल एरोमेटिक अपने आप में है, ठीक है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेंजीन एरोमेटिक नहीं है। ये तो सेल्फली एरोमेटिक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, अपने आप में स्टेबल। लेकिन जब जैसे ही वो इस कार्बन के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो बेटा बेंजीन का एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइजेशन तो मिलेगा, लेकिन वन ऑफ द 3 बेंजीन रिंग में से एक नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब इससे कंपेयर करें तो इंप्रूव नहीं हुई है, एक्चुअली कम हो गई है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सी है। सी के बाद 3 फेनाइल वाला क्योंकि 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी, उसके बाद 2 फेनाइल वाला क्योंकि 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी, और सबसे कम डी होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है 5 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। तो करेक्ट आपका आंसर हुआ सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद डी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कंसीडर n is the number of lone pair of electrons present in the equatorial position of the most stable structure of ClF3. The ions from the following with n number of unpaired electrons. ये कह रहा है कि ClF3 की जो स्ट्रक्चर है उसमें n नंबर के लोन पेयर है। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्लोरीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने हुए? 2, और ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पर है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब ये कह रहा है इन आयंस में वो अनपेड, उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने जितने यहां हैं, n का नंबर है, तो n का नंबर 2 है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना पड़ेगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे। वेनेडियम की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर 23। तो अगर हम यहां पर बात करें तो वेनेडियम 3+ है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो एस से जाएंगे, एक डी से, तो कितना बचा आपके पास 3d, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, है ना। तो अगर हम हर्ट्ज रूल को फॉलो करें तो 1 2 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, है ना। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसके बाद टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम बच्चों 22 होता है। इस हिसाब से टाइटेनियम +3 का अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो डी में इसके 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 अनपेयर्ड होगा। कॉपर 2+ की बात करें तो कॉपर 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होगा वो 3d9 होगा, और अगर हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भर के देखें डी में तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा। फिर आता है निकल, निकल 2+ 28 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 और s0। और अब d5 ऑर्बिटल में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हंट्स रूल के अकॉर्डिंग तो इसमें आपका डी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो निकल आ गया, एक आपका वेनेडियम आ गया, निकल भी आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और अब टाइटेनियम 2+ की बात करें तो टाइटेनियम 2+ में जैसे मैंने यहां बताया था +3 में तो डी, लेकिन अगर टाइटेनियम 2+ करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3d2 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हंट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से एक टाइटेनियम 2+ भी हो गया। तो 3 ऐसे आयन हैं ADE जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, पर करेक्ट हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अ वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X, which option gives the correct expression of pH minus pKa। तो बच्चा इस मिक्सचर में ना एक तो वीक एसिड है, इसी का वीक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो H+ बनेगा और A- बनेगा, राइट। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ये है वीक एसिड, दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। तो यहां पर एक्चुअली बफर सॉल्यूशन वाला केस लग जाएगा, ठीक है। तो बफर कौन सा वाला, एसिडिक वाला लगा दो, pH = pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ये होता है। अब अगर एट इक्विलिब्रियम इसका डिसोसिएशन डिस्कस करें तो C1- अल्फा होगा, ये C अल्फा होगा, ये भी C अल्फा होगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पूछा है pH माइनस pK, तो pH माइनस pKa बराबर हो जाएगा लॉग, सॉल्ट की वैल्यू है C अल्फा या CX भी ले सकते हैं, और डिवाइड बाय C इंटू 1- अल्फा। तो यहां से C कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, अल्फा अपॉन 1- अल्फा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12, द प्रोडक्ट A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। ये ब्रोमोप्रोपेन है, यहां डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव पोलराइजेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे SN, और ये भी SN दे रहे हैं। बट यहां पर सिल्वर होता है, सिल्वर होने से क्या होता है कि सिल्वर अगर साइनाइड से जुड़ा है तो ये बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं रहता। अब आपको पता है लोन पेयर नहीं होगा तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होगा। अब लोन पेयर बचता किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो बच्चों अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो बॉन्ड भी यही करेगा। तो यहां साइनाइड के बजाय क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। इसी तरह से सिल्वर नाइट्राइट है, सिल्वर नाइट्राइट में ONO बॉन्ड होता है, तो अगेन ये बॉन्ड कोवेलेंट हुआ, तो लोन पेयर किसके पास बचा, नाइट्रोजन। अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, न्यूक्लियोफाइल भी कौन बनेगा, तो बॉन्डिंग भी कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो इस तरह से बच्चों ये तो बनेगा नाइट्रोप्रोपेन और ये बनेगा आइसोनाइट्राइल, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। नंबर 4 एम्बी फाइल की तरह बिहेव करते हैं बच्चों, साइनाइड और NO2-, है ना। नंबर 13, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ये एक अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन, और ये आपका एक सिंपल अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल क्लोराइड। तो कह रहा है कि जो अमाइन है विल
undergo alkaline hydrolysis at faster rate than this alkyl halide. स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि जो 2-chloroamine है, intramolecular substitution takes place first by involving lone pair of electrons on nitrogen. एक्चुअली ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं. एक्चुअली क्या है कि इस जगह पे डेल पॉजिटिव है और यहाँ डेल नेगेटिव है, ठीक है ना. और यहां नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर. जिस पे लोन पेयर हो तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल. तो इंट्रामोलिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो ये बनेगा ETN ET CH2 पॉजिटिव चार्ज. उसके बाद आपका हाइड्रोलाइसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में OH माइनस आएगा और यहां अटैक करके इसे बॉन्ड को तोड़ देगा. ठीक है, नाइट्रोजन पे नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे अगर वहां अटैक करेगा तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, वापस पॉजिटिव आयन बन जाएगा. ठीक है ना. तो यहां पर अटैक करेगा, अटैक करते ही N ET N CH2 OH. तो ये SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ठीक है बच्चों. अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का भी रोल, इसे NGP वाला इफेक्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो नेबरिंग ग्रुप था वो अल्काइल हैलाइड की हेल्प कर रहा था सब्स्टिट्यूशन. तो NGP का केस भी है. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन आपका सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट 50 ग्राम of which contains 1 gram non-volatile solute, molar mass 256 gram per molar, and the decrease in freezing point is 0.5. Delta TF is equals to KF into W into 1000 into I divided by molecular weight into capital weight, solvent का weight. नहीं, यहां पर KF पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोल रहा है 0.40. तो 0.40 बराबर KF. तो सॉल्यूट का वेट ले रहा है विच कंटेन्स 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट आ रहा 50 ग्राम है ना. तो 1 into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 256 अपॉन 50. 0 कट गया, ये 20. तो बच्चों KF की वैल्यू हो जाएगी 256 इंटू 0.40 डिवाइड बाई 20. तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा. ठीक है बच्चों. तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15. The metal ion whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand and which gives violet color in non-luminous flame under hot condition in borax bead test. Not affected by the nature of ligand. मतलब ligand चाहे strong हो या weak हो, इसका जो configuration है वो नहीं बदलता. और ऐसा जो नहीं बदलता वो है एक्चुअली निकल, क्योंकि आगे ये बोरेक्स बीड टेस्ट में भी वॉयलेट कलर दे रहा है. तो बाकी के कलर बोरेक्स बीड में नहीं देते हैं वॉयलेट कलर, सिर्फ निकल देता है. निकल में D8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. डी इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, 1 2 3 4 5, ये वीक के हिसाब से भर रहे हैं, 6 7 8. और अगर स्ट्रॉन्ग में भरेंगे तब भी पहले 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन EG में भरेंगे. और EG में हंड्स रूल लगाना ही पड़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो. तो लिगेंड की नेचर से इनमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है. प्लस वॉयलेट कलर दे रहा है बोरेक्स बी टेस्ट में अंडर नॉन ल्यूमिनस कंडीशन. तो करेक्ट आंसर है निकल. बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन इंडिविजुअली अंडरगोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. एसिटाल्डिहाइड भी जो कि CH3C डबल बॉन्ड OH है, और एसीटोन भी जो कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है. आयोडोफॉर्म दोनों दे देंगे, क्योंकि आयोडोफॉर्म के लिए जो बेसिक कंडीशन चाहिए वो कीटो ग्रुप के साथ मिथाइल चाहिए. कैनिजारो नहीं देंगे, क्योंकि कैनिजारो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो एल्डिहाइड देते हैं. तो इनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, कैनिजारो नहीं देगा. अल्डोल कंडेंसेशन,
अल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही दे देंगे, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके पास ऑलरेडी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास ऑलरेडी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। टोलेंस टेस्ट बेटा सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, तो ये नहीं देगा। और क्लीमेंशंस रिडक्शन में जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है, तो दोनों ही देते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो करेक्ट आंसर हुआ A, C और E। ACE के हिसाब से थर्ड ऑप्शन। 17 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। आजकल ये स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले कम हो गए, स्टेटमेंट वाले ज्यादा और मैट्रिक्स मैचिंग वाला ट्रेंड आ रहा है नीट में, वही बरकरार रखे हुए हैं। स्टेटमेंट इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमिनोफोर in the presence of dilute H2SO4 the titration the solution needs to be heated initially at 60 degrees Celsius but no heating is required in ferrous ammonium sulfate। जो मोर सॉल्ट होता है, मोर सॉल्ट बोलते हैं इसको, वर्सेस केमिनोफोर टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। ये कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो हीट करना पड़ेगा लेकिन फेरस अमोनियम साल्ट के साथ हीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, यही किया जाता प्रैक्टिकल में। अब स्टेटमेंट सेकंड कर रहा है इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमिनोफोर टाइट्रेशन द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बात है। फर्दर रिएक्शन, ये कैटलिस्ट होता है MnSO4 और गर्म करने पर ये बन जाता है और फिर रिएक्शन को कैटलाइज करना शुरू करता है। In the case of ferrous ammonium sulfate versus KMnO4, heating oxidize Fe2 plus into 3 plus by the oxygen of air and error may be introduced in the। बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमने मोर सॉल्ट को हीट कर दिया तो मोर सॉल्ट में जो आयरन 2 प्लस होता है वो एयर ऑक्सीडेशन से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इससे एरर आ जाएगा, रॉन्ग डेटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से दोनों सही स्टेटमेंट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन में बच्चों। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंडियम, थेलियम, एल्यूमिनियम, लेड, टिन एंड जर्मेनियम। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज रेस्पेक्टिवली। दो चीजें पूछ रहा है, एक तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात पूछ रहा है और पूछ रहा है हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयनाइजेशन फर्स्ट एनर्जी, और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो बच्चों आपको पता है कि जो इंडियम है, थैलियम है, एल्यूमिनियम है, ये तो ग्रुप 13 के मेंबर है, लेकिन जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ये जो है ग्रुप 14 के मेंबर है, दोनों अलग अलग। अब आपको पता होगा इनकी +3 OS होती है और इनके +4 OS होती है जनरली, है ना। तो बच्चों अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कुछ ऐसे चलता है। ये बोरोन है, ये आपका एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर ये इंडियम है और ये थेलियम। तो सबसे कम कौन आ रहा है? थेलियम। और थेलियम की जनरल ओएस क्या होती है? 3। तो यहां पहला पूछ रहा है विच विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट, तो पहले हाईएस्ट निकालें। अब ग्रुप 14 की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती है, यानी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? जर्मेनियम की, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 4। तो इस तरह से आंसर आ रहा है सेकंड कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 है और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसका, और ग्रुप थर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंडियम की है, इंडियम की। तो ये बच्चों ये थे मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी पर बेस्ड थे पूरी तरह से, और काफी रिलेवेंट लग रहे हैं कॉन्सेप्ट कि नीट में भी ऐसे ही या इनको थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू बच्चों।